नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मानवाधिकार के ऊपर जितने भी माननीय आयोग बने हैं, उन सभी संबंधों में एक सीरीज हम चला रहे हैं लगातार। तो वर्तमान में जो हमारी सीरीज चल रही है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो दोस्तों, इस अधिनियम के संबंध में आज हम बात करेंगे अध्याय 7 की, जो बताता है प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस। इसकी दोस्तों जो धारा 31 है, ये बताती है सद्भाव पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण। यानी कि दोस्तों, जो भी माननीय आयोग में जो भी सदस्यगण होंगे, अध्यक्षगण होंगे या कोई ऐसे जो कर्मचारी हैं, यदि वो कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें जो भी कार्रवाई की जाएगी, जो सद्भाव पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण के संबंध में है, ये हमें बताती है धारा 31 दोस्तों। तो उसके अंतर्गत क्या क्या बातें बहुत महत्वपूर्ण है, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में अथवा किसी रिपोर्ट या कागज पत्र केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के संबंध में कोई भी बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। अब दोस्तों देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा बनाई गई है 31। यानी कि जब भी माननीय आयोग के कार्यों को एक प्रैक्टिकल रूप देना है हमें, तो उसके लिए जो भी अधिकारीगण कार्रवाई करेंगे, कार्य करेंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये धारा बनाई गई है। अब दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे धारा 32 के बारे में। धारा 32 बताती है अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना। तो दोस्तों, एक बात देखिए स्पष्ट हो रही है इसमें, अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना, यानी कि इन्हें लोक सेवक के रूप में ही मान्यता प्रदान करता है धारा 32। अब दोस्तों, इसे बताया गया है आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आयोग या राज्य आयोग में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता यानी 1860 का 45 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसके अंदर जो भी जो धारा 32 बता रही है, अध्यक्ष, सदस्य या अन्य अधिकारियों को लोक सेवक के रूप में ही माना जाएगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं हम धारा 33 की, जो बताती है केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश। उपधारा कहती है आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में राष्ट्रीय प्रयोजनों से संबंधित नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित होगा जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं। उपधारा 2 कहती है यदि केंद्रीय सरकार और आयोग के बीच इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई प्रश्न राष्ट्रीय प्रयोजन से संबंधित नीति विषयक प्रश्न है या नहीं, तो उस पर केंद्रीय सरकार का निश्चय अंतिम होगा। यानी कि दोस्तों देखिए, धारा 33 में जो भी नीति विषयक जो भी प्रश्न है, उसमें केंद्रीय सरकार को बहुत ही शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों, बात करेंगे धारा 34 की, विवरणियां या जानकारी। आयोग केंद्रीय सरकार को अपने उन क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणियां या अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जिनकी केंद्रीय सरकार समय समय पर अपेक्षा करे। अब दोस्तों, हम बात करेंगे धारा 35 के बारे में, जो बताती है केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति। उपधारा कहती है केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। उपधारा 2 कहती है विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। अर्थात बिंदु ए कहता है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा धारा 6 के अधीन उनके वेतन और भत्ते। बिंदु बी कहता है दोस्तों, आयोग द्वारा धारा 10 की उपधारा 4 के अधीन अधिवेशन में उसके कारोबार के व्यवहार के संबंध में उसके द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। बिंदु सी कहता है वे शक्तियां और कर्तव्य जिनका प्रयोग और पालन धारा 11 की उपधारा 2 के अधीन आयोग के सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा। बिंदु डी कहता है
धारा 11 की उपधारा 3 के अधीन आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें। और बिंदु ई कहता है धारा 29 की उपधारा 1 के अधीन आयोग द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखा विवरण और अन्य अभिलेख का प्रारूप। यानी कि दोस्तों इसके अंदर केंद्रीय सरकार की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है नियम बनाने के संबंध में दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे उपधारा 3 की। उपधारा 3 कहती है इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि इस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी कि दोस्तों इसमें आप ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार की जो नियम बनाने की शक्ति है उसके संबंध में जो धारा 35 है वो बहुत ही अच्छे ढंग से इन सेक्शंस के अंदर बताया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 36 की, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। दोस्तों धारा 1 कहती है राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। उपधारा 2 कहती है विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। अर्थात बिंदु ए राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा धारा 20 के अधीन उनके वेतन और भत्ते। बिंदु बी कहता है दोस्तों राज्य आयोग द्वारा धारा 24 के साथ पठित धारा 10 की उपधारा 4 के अधीन बैठक में उसके कारोबार के संव्यवहार के संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। बिंदु सी कहता है वे शक्तियां और कर्तव्य जिनका प्रयोग और पालन धारा 21 की उपधारा 2 के अधीन राज्य आयोग के सचिव द्वारा किया जाएगा। बिंदु डी कहता है धारा 21 की उपधारा 3 के अधीन राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें। और बिंदु ई कहता है धारा 30 की उपधारा 1 के अधीन राज्य आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली लेखा विवरणी और अन्य अभिलेख का प्रारूप। अब दोस्तों हम धारा 36 की उपधारा 3 के बारे में बात करेंगे। इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के जहां उसके 2 सदन हैं प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे राज्य विधानमंडल में एक सदन है तो उस सदन के समक्ष रखा जाएगा। तो यानी कि दोस्तों जो भी नियम बनेंगे उसमें राज्य विधानमंडल की भी एक मुख्य भूमिका बताई गई है धारा 36 के अंतर्गत। देखिए धारा 36 में मोटा मोटी तौर पर एक बात बता दी गई कि राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति तो है लेकिन उन नियमों को बनाने के उपरांत जो भी उस पर कार्रवाइयां होंगी जो भी उस पर तैयारियां होंगी उनको राज्य विधानमंडल के समक्ष भी यथाशीघ्र रखा जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 37 की कठिनाइयां दूर करने की शक्ति। उपधारा कहती है यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों, परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर कठिनाइयां दूर करने में केंद्र सरकार की जो शक्ति है उसको विशेष तौर पर रखा गया है धारा 37 में। और इसमें यदि कोई नियम बना भी है तो 2 वर्ष के बाद उसमें केंद्र सरकार भी संशोधन नहीं कर सकती है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा बताई गई है 37 उसकी उपधारा 1 में। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 37 की उपधारा 2 के बारे में
इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। यानी कि दोस्तों धारा 2 में जो भी आदेश है उसके पश्चात जो भी इन सब विषयों को यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना अनिवार्य है। तो यानी कि दोस्तों आज हमने पूर्ण किया है इन पूर्ण 37 धाराओं को, जो कि बालक अधिकार आयोग जो संरक्षण अधिनियम है 2005 इसके संबंध में दोस्तों। तो ये पूरी सीरीज दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा पर उसको कमेंट के रूप में भेज सकते हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको उसका प्रत्युत्तर करें। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये जो मिशन लीगल अवेयरनेस चल रहा है, जिसमें हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये पूरी एक सीरीज चला रहे हैं, और ये हमने आज संपूर्ण किया जो अधिनियम है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पे कमेंट्स करें, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें दोस्तों, और अपने मित्रों में अपने जानकारों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी अवेयर हो सके, ताकि हमारा राष्ट्र पूरी तरह से सशक्त बन सके अपने अधिकारों को जानकर। आपने हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।